हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एसी थ्योरी के बारे में। तो एसी सर्किट है, आपकी डीसी सर्किट है, और इसमें जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, ये जो है कि आपके कहीं ना कहीं अदर्स जो आपकी बुक्स हैं, आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस अपना रोल प्ले करता है। जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल है, जैसा कि आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं, आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आफ्टर दैट्स यू विल जो है कि स्टडी करते हैं आप लोग रेजिस्टेंस के बारे में, इंडक्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। तो ये जितने भी आपके टर्म्स हैं, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, ये आपके कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट में आपका जो है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये आपका चाहे बेसिक मशीन हो गई, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई, आपका पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका इम्पॉर्टेंस रोल है। तो हम लोग जो है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल को एज ए मशीन के तौर पे हम जो जब देखते हैं, तो हमारे लिए जो है कि जो मैग्नेट का चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सबसे जो है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन में। ओके, तो जिस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो होने का अपोजिशन करता है, उसी तरीके से किसी भी जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है और एक सर्किट से दूसरी सर्किट में ट्रांसफ़र होती है, तो आपका जो रिलेक्टेंस होता है, ये किसी भी सर्किट में किसी भी फ्लक्स को, किसी भी सर्किट से किसी भी चीज़ में फ्लक्स को पास होने से क्या करता है, उसका पास होने का अपोजिशन करता है, मतलब ट्रांसफ़र नहीं होने देता है। जिस तरीके से किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस जो है कि एज ए बैरियर वर्क करता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में आपका जो रिलेक्टेंस है वो फ्लक्स का अपोजिशन करता है। तो जिस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल में कंडक्टिविटी होती है, उसी तरीके से हमारा मैग्नेटिक सर्किट में परमेबिलिटी होती है, जिससे जैसे जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी जितना हाई होगी, उससे करंट का फ्लो बहुत ही ईजिली होगा। सिमिलरली जो है कि आपकी मैग्नेटिक सर्किट में जब किसी भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो परमेबिलिटी है जितनी हाई होगी, वो मटेरियल आपका क्या करेगा, उतना ही जल्दी मैग्नेटाइज होगा, उतना ही जल्दी डीमैग्नेटाइज होगा। तो ये जो है कि परमेबिलिटी, रिलेक्टिविटी, रिलेक्टेंस आपकी मैग्नेटिक सर्किट से रिलेट करके जब आप मशीन्स में आते हैं, तो ये टर्म्स का जो है कि बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल्स होता है। ठीक है, तो ऐसी थ्योरी में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ से कुछ टर्म्स निकल के आते हैं। जस्ट लाइक आपका आरएमएस वैल्यू क्या है, आरएमएस वैल्यू जस्ट लाइक आपका करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है। आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, आरएमएस पावर और आरएमएस आपका एवरेज पावर। ओके, तो आपका ये जो है कि एसी थ्योरी में आते हैं। आपका पावर फैक्टर क्या होता है और आपका फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आपका पीक फैक्टर क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको अवेयर होना है। जब आप इसके बारे में एनालिसिस कर लेंगे, तभी आप जो है कि मशीन्स के बारे में एनालिसिस कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पावर ट्रायंगल की, या हम जो है कि एम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है, एम्पीडेंस ट्रायंगल जब हम फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे, तो या वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमारे एम्पीडेंस ट्रायंगल आएगा। ठीक है, पावर फैक्टर आपका लैगिंग नेचर का है, लीडिंग नेचर का है, ये सारी चीज़ों का आगे यूज है। तो जब ये आपके टर्म्स, ये पॉइंट्स आपके माइंड में पहले से मेकअप होंगे, तभी जो है कि आपको मशीन्स को अंडरस्टैंड करने में इजीनेस प्रोवाइड होगा। ओके, तो सिमिलरली मान लीजिए आपका ये कोई मैग्नेट है जिसका ये एन पोल है और इसका एस पोल। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक कॉइल बाउंड करके रख दिया, ठीक, और इसको हमने शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया। ये आपका शाफ्ट है, इस पर आपके बाउंड कर दिया, और इसको हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल फोर्स के थ्रू इसको हम घुमा रहे हैं। जब आप देखते हैं कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कॉइल को रख कर मूव कराया जाता है, तो उसमें एक इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलता है, E = EM sin ओमेगा
टी। ओके, आपको इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड वोल्टेज ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जब यहाँ पे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज कैसा होगा, एसी होगा, डीसी होगा। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज आपका एसी होगा। ठीक है, करेक्ट है आप लोग। तो अब अगर आपको इस वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना है तो बेसिकली आप क्या करते हैं, रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जो आपको एसी वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, इस एसी वोल्टेज को अगर इससे आप कोई लोड कनेक्ट कर देते हैं, आर लोड कनेक्ट कर देते हैं, तब वो आर लोड क्या करेगा, कुछ ना कुछ करंट लेगा। तो वो करंट जो आपको मिलेगी आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से आपको दो स्टेटमेंट और दो फार्मूले आप कह सकते हैं मिलते हैं आपको, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये दो फार्मूले मिलते हैं। V आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का है आपका थीटा है कि ये कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना एंगल रोटेट हो रहा है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा आपकी एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ओमेगा आपका एंगुलर वेलोसिटी है, और टी आपका टाइम है। ओके, थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है, और ये आपका टाइम है। ओके, तो ये आपको वोल्टेज और करंट का इक्वेशन दो मिलती है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको दे देगा थीटा की वैल्यू मान लीजिए 45 है, और बी मैक्स की वैल्यू आपको दे देगा 40√2। तो आपसे पूछ लेगा कि जो V है, ठीक, ये V आपका जो वोल्टेज मिल रहा है ये आपका कैसा वोल्टेज है, ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। मतलब अगर आपका t इक्वल टू 5 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से बन सकता है, t इक्वल टू 5 सेकेंड और ओमेगा इक्वल टू आप कहते हैं 2πf। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया f की वैल्यू 50 हर्ट्ज। तो आपसे पूछ लेगा b की वैल्यू मान लेते हैं, bm की वैल्यू मान लेते हैं 100 वोल्ट दे दिया। ठीक, तब इस इंस्टेंट मतलब आपका 5 सेकेंड पर ये 50 हर्ट्ज से चलने वाली फ्रीक्वेंसी, जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से चलने वाली एसी वेव का वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो आपका ये और आगे जो है कि क्वेश्चन फार्मूला और आगे बढ़ जाएगा। तो V इक्वल टू आप कहेंगे कितना, वी एम साइन 2πft, और करंट I इक्वल टू आप कहेंगे आई एम साइन 2πft। ये आपका जो I है और V है ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ठीक, किसी भी समय पर आपको कोई समय दे देगा, उस समय पर आपका करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एसी थ्योरी स्टार्ट होती है, और इस तरीके से आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलता है। ठीक, जिस तरीके से आपको जनरेटर में इंड्यूस्ड वोल्टेज मिलता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट मिलती है। ओके, तो इसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं इसके अंदर, जैसे आपका आरएमएस वैल्यू क्या होता है। तो आरएमएस वैल्यू जो हम अपने घरों में सप्लाई यूज करते हैं वो सप्लाई हमारी आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वोल्टेज जो करंट जो है कि अगर कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा लोड करंट की वैल्यू को ले रहा होगा उस स्टैंड पे वो करंट हमारी आरएमएस करंट कहलाती है। और जैसे हमारे पास कोई डीसी बैटरी सोर्स है, कोई भी डीसी सोर्स है, तो उसमें जो हमारी वोल्टेजेज होते हैं करंट, वो हमारा एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज करंट, एवरेज जो है आपका वोल्टेज,
एवरेज करंट, एवरेज वोल्टेज, एवरेज पावर, वो आपका एवरेज होता है। ओके, तो जब भी आपके पास साइनोसॉइडल एसी है, साइनोसॉइडल एसी है और वो भी आपका फुल वेव है, तब आप कहते हैं यहाँ से जो आपको वी आर एम एस मिलता है, वी आर एम एस आपको मिलता है वी एम बाई रूट टू। इसी को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलता है 0.707 वी एम। ये आपके क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और आपका वी एवरेज कितना होता है, वी एवरेज आपको मिलता है टू वी एम डिवाइड बाई पाई। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है 0.637 वी एम। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्या होता है, जब कंपटीशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिंपली आपको वी एम की वैल्यू दे देगा। मान लीजिए वी एम इक्वल टू आपका 100, ठीक, वी एम इक्वल टू आपको दे दिया 100 वोल्ट, तो आपसे पूछ लेगा वी आर एम एस कितना होगा। तो वी आर एम एस आपका होता है कितना, यहाँ से आपको मिलेगा 70.7 वोल्ट। ओके, अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि अगर वी की वैल्यू, वी मैक्स की वैल्यू 100 वोल्ट है तो वी एवरेज आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आपको वी एवरेज जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 63.7 वोल्ट। तो इन दोनों चीज़ों से ये क्लियर हो रहा है कि जब भी आपका फुल वेव एसी साइनोसॉइडल है तो उस कंडीशन में वी आर एम एस क्या होगा, वी एम से कम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ से आपका वी एम ग्रेटर देन होगा वी एवरेज से। ये दोनों क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन ऐसे न्यू जनरेटेड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जो बच्चे एसएससी जेई या यूपीपीसीएल जेई या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन। और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो आपका वी आर एम एस है, ठीक है, ये ग्रेटर देन होता है वी एवरेज से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी साइनोसॉइडल एसी वेव के लिए, जब आपका यहाँ से आरएमएस वैल्यू कितना होगी और एवरेज वैल्यू कितना होगी। और एक चीज़ और निकल के आता है यहाँ से, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू कितना मिल रहा है, बी एम बाई रूट टू, एवरेज वैल्यू 2 बी एम बाई पाई, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आरएमएस वैल्यू बी एम बाई रूट टू डिवाइड बाई 2 बी एम बाई पाई, पाई सबसे ऊपर ये नीचे, तो आपको मिलेगा बी एम डिवाइड बाई वी एम इंटू पाई 2 रूट 2, ठीक है। तो आपको मिलेगा फॉर्म फैक्टर इक्वल टू कितना, पाई डिवाइड बाई रूट 2, ठीक है, 2 रूट 2 होगा। तो यहाँ से मिलेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा फॉर्म फैक्टर 1.11। तो फॉर्म फैक्टर की जो यूनिट होती है कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो फॉर्म फैक्टर आपका होता है कितना, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, साथ साथ आप नोट करते रहिए, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पीक फैक्टर। क्या, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर आपका होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, वी एम, आरएमएस वैल्यू कितना, बी एम बाई रूट 2। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा बी एम डिवाइड बाई रूट 2। तो फाइनली आपको मिलेगा रूट 2। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली रूट 2 देगा, आपसे पूछेगा पीक फैक्टर होता है साइनोसॉइडल वेव के लिए रूट 2,
या जो है कि √3, √4, √1, √5, इस तरीके के आपके ऑप्शन बन सकते हैं। और कई बार डायरेक्टली इसको सॉल्व करके आंसर दे देगा 1.414। तो ये दोनों पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर, ये दोनों क्वांटिटी आपकी यूनिट प्लेस होती हैं। ओके, तो अभी तक हमने बात किया साइनोसॉइडल वेव में कि आपका एवरेज वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, और पीक फैक्टर क्या होता है, और फॉर्म फैक्टर क्या होता है। ओके, तो और ये भी हमने बात किया कि यहाँ पर जो आरएमएस वैल्यू होता है वो आपका ग्रेटर देन होती है किससे, एवरेज वैल्यू से, और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होती है आरएमएस वैल्यू से और एवरेज वैल्यू से। तो कई बार जो आपके ईएस जैसे एग्ज़ाम है वहाँ पर ये अच्छे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जब उनको क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू बनाना होता है, और ये क्वेश्चन आपके ईएस जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखिए, आपसे इनका सीक्वेंस पूछेगा, तो आपसे साइनोसॉइडल वेव कहेगा कि साइनोसॉइडल वेव के लिए आपका इसमें से करेक्ट जो है कि सीक्वेंस होगा, तो वी मैक्स ग्रेटर देन वी आर एम एस ग्रेटर देन वी एवरेज। ठीक है, और यहाँ से एक चीज़ और भी आपसे पूछा जा सकता है, जो फॉर्म फैक्टर है वो आपका लेस देन होता है पीक फैक्टर से। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सब, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल जेईई एसएससी जेईई डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया साइनोसॉइडल फुल वेव के लिए कि आपका जो है कि फॉर्म फैक्टर कितना होगा, पीक फैक्टर कितना होगा, आरएमएस वैल्यू कितना होगा, एवरेज वैल्यू कितना होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगर हमारी साइनोसॉइडल हाफ वेव है। ठीक है, साइनोसॉइडल अगर आपकी हाफ वेव है तो उस कंडीशन में, हाफ वेव की केस में आपका एवरेज वैल्यू कितना होगा और आपका आरएमएस वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम हाफ वेव की बात करेंगे तो वी आर एम एस इक्वल टू होगा BM/2, और वी एवरेज होगा BM/पाई, और आपको फॉर्म फैक्टर मिलेगा कितना, फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू हमारा BM/2 डिवाइड बाई BM/पाई, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा फॉर्म फैक्टर कितना, पाई/2। ठीक, और आपसे पीक फैक्टर पूछेगा, पावर फैक्टर नहीं, यहाँ पे पीक फैक्टर है। ठीक है, पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर हमको मिलेगा कितना, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है BM, आरएमएस वैल्यू कितना है BM/2, 2 जाएगा सबसे ऊपर, तो यहाँ से मिलेगा पीक फैक्टर इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगर हमारे पास वेव कैसी है, स्क्वायर वेव के लिए जो हमारा VRMS मिलता है वो BM मिलता है, जो हमारा एवरेज मिलता है वो भी BM मिलता है। देखिए, हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। ओके, और इसके बाद जो आपका पीक फैक्टर है ये आपका 1 मिलता है, फॉर्म फैक्टर ये भी आपका 1 मिलता है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी ऐसी वेव्स है, ठीक है, वो कौन सी ऐसी वेव्स है जिसमें पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों सेम होते हैं, या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सी वेव है जिसमें एवरेज वैल्यू और आपका एवरेज वैल्यू और जो है कि आपका आरएमएस वैल्यू आपका दोनों सेम होता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रायंगुलर वेव के लिए। ठीक है, अगर आपकी वेव कैसी है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी वेव कैसी है, ट्रायंगुलर है, तो जो आपको VRMS मिलता है, VRMS इक्वल टू BM/√3, और B एवरेज जो आपको मिलता है BM/2। तो यहाँ से अगर हम फॉर्म फैक्टर की बात करते हैं, तो फॉर्म फैक्टर यहाँ से हमको मिलता है कितना, BM/√3 डिवाइड बाई BM/2। तो यहाँ से फॉर्म फैक्टर हमको मिलेगा 2 डिवाइड बाई √3।
ये सब डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर आपका मैक्सिमम वैल्यू अपान आरएमएस वैल्यू, तो बीएम डिवाइड बाई बीएम डिवाइड बाई √3, तो √3 आपका ऊपर आ जाएगा, तो फॉर्म फैक्टर मिलेगा √3। ओके, तो ये हो गया आपका 3-4 तरीके की वेव्स। और ये का आपका जो है कि साइनोसोडियल फुल वेव और साइनोसोडियल हाफ वेव और साइनोसोडियल स्क्वायर वेव और आपका ट्रायंगुलर वेव। ओके, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। तो अब जो है कि क्वेश्चन यहाँ से कुछ ऐसे बनते हैं कि इसमें सबसे जो आरएमएस वैल्यू है वो किसकी सबसे ज़्यादा होती है और एवरेज वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो देखिए, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू इसमें 1-1 होती है, ठीक। और जब एसी के लिए देखा आपने तो 0 समथिंग था, 0.707, और एवरेज वैल्यू आपका था 0.63। तो जो आपकी स्क्वायर वेव होती है उसका आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो आपके कंपटीशन की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक में 4 पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू किस वेव्स के पास होती है, किस क्वांटिटी के पास होती है, तो आपका है क्या, स्क्वायर वेव। कितना होता है, लगभग BM, मतलब मैक्सिमम तक जाता है, ठीक है। मैक्सिमम एवरेज वैल्यू किसके लिए होता है, स्क्वायर के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि किसके पास मैक्सिमम पीक फैक्टर होता है, विच है मैक्सिमम पीक फैक्टर, तो किसके पास होगा, मैक्सिमम फॉर्म फैक्टर। तो जो हमारी स्क्वायर वेव होती है, जो हमारी हाफ वेव होती है, ठीक है, जो हमारी हाफ वेव होगी, हाफ वेव में क्या होगा, हाफ वेव में हमको पीक फैक्टर हमने देखा था कितना मिला था, पीक फैक्टर मैक्सिमम वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, तो पीक फैक्टर हमको मिला था 2। तो जो हमारी हाफ वेव साइनोसॉइडल एसी होती है उसके लिए पीक फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है, और फॉर्म फैक्टर भी इसके लिए ही ज़्यादा होता है। इसकी जो वैल्यू आती है जो है कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ वेव साइनोसॉइडल एसी, इसकी वैल्यू 2 आती है और इसकी वैल्यू आती है π/2, ठीक है, π/2। कैसे, आप यहाँ से कहते हैं कितना, Bm/2 डिवाइड बाई Bm/π, तो पाई सबसे ऊपर, पाई की वैल्यू आप रखते हैं कितना, 3.14 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आपको मिलता है 1.57। तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है किसकी, फॉर्म फैक्टर की। और पीक फैक्टर की सबसे अधिक वैल्यू कितनी होती है, 2। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इन वेव्स में सबसे ज़्यादा जो है कि पीक फैक्टर कितना होता है, मतलब 2 आपको लगाना है, किसका होता है, मतलब हाफ वेव साइनोसॉइडल एसी वेव का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपका एसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स, और इसी में आपका आता है, आप साथ साथ नोट करते रहिएगा, ठीक है। और आपका आता है इसी में cos फाई, ठीक, जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर बेसिकली द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, तो जो आपका cos फाई होता है वो आपका होता है R/Z। R जो आपका रेजिस्टेंस, ठीक, और Z आपका इम्पीडेंस, ठीक है।
cos फाई पावर फैक्टर हो गया, और एक आपका होता है क्वालिटी फैक्टर। क्या होता है आपका क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर इज द